तारीख में जब भी फतूहात की बात होती है तो जहन में बड़ी बड़ी फौजों और बादशाहों का ख्याल आता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम ये कहें कि तारीख की सबसे बड़ी और अमीर तरीन फतूहात में से एक किसी मुल्क या फौज ने नहीं बल्कि एक प्राइवेट कंपनी ने की थी। ये वो रकम है, एक अंदाजे के मुताबिक, जो बरतानवी राज के तकरीबन 200 सालों में हिंदुस्तान से निकाली गई। ये कहानी इसी बेहिसाब दौलत, तिजारत, धोखाधड़ी और आखिर में एक पूरे बरे सगीर पर कब्जे की है। आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि सिर्फ 25 ताजरों की एक कंपनी ने उस हिंदुस्तान को फतह कर लिया जहां से सिकंदर आजम जैसे फातेह को भी वापस लौटना पड़ा था। तो इस कहानी का आगाज किसी जंगी मैदान से नहीं बल्कि तिजारत की नीयत से होता है। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद कोई मुल्क फतह करना नहीं था, बल्कि वो सिर्फ मसालों की मुनाफा बख्श तिजारत में अपना हिस्सा चाहती थी, एक ऐसी मार्केट जहां मुकाबला पहले ही बहुत सख्त था। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में हिंदुस्तान पहुंची ना, तो वो कोई पहली नहीं थी। पुर्तगाली और डच जैसी यूरोपीय ताकतें पहले ही यहां अपने कदम जमा चुकी थीं और खूब मुनाफा कमा रही थीं। कंपनी के लिए अपनी जगह बनाना एक बहुत बड़ी जुद्दोजहद थी। कंपनी के कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में बड़ी उम्मीदें लेकर पहुंचे, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। जहांगीर के पुर्तगालियों के साथ पहले से ही अच्छे तिजारती ताल्लुकात थे और उन्हें इस नई कंपनी को इजाज़त देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर खेल बदला कैसे? जब कंपनी को इंडोनेशिया में अपने हरीफों से शिकस्त हुई तो उन्होंने अपनी पूरी तवज्जो हिंदुस्तान पर मरकूज कर दी। 1612 में स्वाली की जंग एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। कंपनी ने अपने से कई ज्यादा ताकतवर पुर्तगाली बहरी बेड़े को शिकस्त देकर सबको हैरान कर दिया। इस जीत ने मकामी मुगल हुक्मरानों को बहुत मुतासिर किया और कंपनी को एक बात समझ आ गई, हिंदुस्तान में तिजारत सिर्फ दरख्वास्तों से नहीं बल्कि ताकत के मुजाहरे से होगी। ये वो लम्हा था जहां से कंपनी का मिशन पूरी तरह बदल गया, जब उन्हें बरतानवी बादशाहत से कुछ ऐसे इख्तियारात मिले जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो वो सिर्फ ताजर नहीं रहे बल्कि हुक्मरान बनने की राह पर चल पड़े। देखिए, ये कोई आम तिजारती लाइसेंस नहीं था। 1670 के इस शाही चार्टर ने एक तिजारती कंपनी को तकरीबन एक आज़ाद मुल्क जितने इख्तियारात दे दिए। अपनी फौज रखने का हक, अपने सिक्के बनाने का हक, यहां तक कि किसी भी रियासत के खिलाफ जंग का ऐलान करने का हक। यूं समझें कि एक प्राइवेट कॉरपोरेशन को एक सल्तनत चलाने का लाइसेंस मिल गया था। इन नए इख्तियारात के साथ कंपनी की नज़रें अब छोटी मोटी तिजारती चौकियों पर नहीं थीं। उन्हें ऐसे अमीर इलाके की ज़रूरत थी जो उनके बढ़ते हुए अखराजात और अज़ाइम को पूरा कर सके, और उनकी नज़र पड़ी हिंदुस्तान के सबसे अमीर तरीन सूबे बंगाल पर। तो 1757 में प्लासी का मैदान सजा। एक तरफ थे रॉबर्ट क्लाइव और कंपनी के सिर्फ 3000 सिपाही, और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 की विशाल फौज। आदाद शुमार को देखें तो कंपनी की जीत का कोई इम्कान ही नजर नहीं आता था। तो फिर सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे? चंद हजार सिपाही 50,000 की फौज को कैसे हरा सकते हैं? इसका जवाब मैदान जंग की बहादुरी में नहीं बल्कि उसके पीछे छुपी एक गहरी साजिश में है। प्लासी की जंग तलवारों से ज्यादा साजिश से जीती गई। रॉबर्ट क्लाइव ने एक शातिराना चाल चली। उसने नवाब के सिपा सालार मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाने का लालच दिया। साथ ही बंगाल के सबसे अमीर बैंकर जगत सेठ को भी अपने साथ में ला लिया। जब जंग शुरू हुई तो नवाब की फौज का एक बहुत बड़ा हिस्सा मीर जाफर की गद्दारी की वजह से लड़ा ही नहीं। नवाब की हार तो उसी वक्त तय हो गई थी। प्लासी के बाद 1764 में बक्सर की जंग ने कंपनी की ताकत पर मुहर लगा दी। इस जंग में एक मुत्तहदा हिंदुस्तानी फौज को हराने के बाद इलाहाबाद के मुआहदे ने सब कुछ बदल दिया। अब खेल पूरी तरह से पलट चुका था। पहले कंपनी तिजारत के लिए हिंदुस्तानी हुक्मरानों को टैक्स देती थी, अब कंपनी को खुद बंगाल के लाखों लोगों से टैक्स वसूल करने का हक मिल गया, जिसे दीवानी कहते थे। इसी पैसे से उन्होंने अपनी आइंदा फतूहात की बुनियाद रखी। बंगाल की दौलत हाथ लगने के बाद कंपनी ने मुनज़्ज़म तरीके से हिंदुस्तान की दूसरी ताकतों को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। उन्होंने हिंदुस्तान की अंदरूनी सियासी तकसीम का भरपूर फ़ायदा उठाया और तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी को एक आर्ट की शक्ल दे दी। उस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़ी ताकत मराठा थे, लेकिन 1772 के बाद इनमें जानिशीनी पर अंदरूनी लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। कंपनी ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। वो एक शहजादे की हिमायत करते, उसे दूसरे के खिलाफ खड़ा करते और बदले में इलाके और इख्तियारात हासिल कर लेते। इस तरह उन्होंने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत को अंदर से ही खोखला कर दिया। फौजी चालों के साथ साथ कंपनी ने कानून का सहारा भी लेना शुरू कर दिया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक ऐसी ही पॉलिसी थी।
इसका उसूल बहुत सादा था। अगर किसी रियासत के राजा का अपना कोई हकीकी बेटा नहीं होता तो उसकी रियासत गोद लिए हुए वारिस को नहीं मिलेगी, बल्कि सीधा कंपनी के कब्जे में चली जाएगी। इस पॉलिसी के तहत सितारा, नागपुर और ख़ास तौर पर झांसी जैसी कई बड़ी रियासतों को ब्रितानी हिंदुस्तान में जम कर लिया गया। इस एक कानून ने पूरे हिंदुस्तान के हुक्मरान तबके में गुस्से और बेचैनी की एक लहर दौड़ा दी और ये एहसास गहरा कर दिया कि अब उनकी सल्तनतें महफूज नहीं हैं। तो ये जो 1857 की बगावत थी ना, ये कोई अचानक होने वाला वाकया नहीं था। ये दरअसल एक सदी की माशी लूटमार, सियासी कब्जों और लोगों के मजहबी और सकाफती जज्बात को ठेस पहुंचाने का नतीजा थी। ये वो लम्हा था जब सब्र का पैमाना छलक गया। हर बड़ी आग की तरह इस बगावत को भी एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी फौज को दिए जाने वाले नए राइफल कारतूसों के बारे में एक अफवाह से लगी। ये अफवाह इतनी खतरनाक इसलिए थी क्योंकि उसने एक ही वक्त में हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों के सबसे मुकद्दस अकायद पर हमला किया। हिंदुओं के लिए गाय का गोश्त हराम और गाय मुकद्दस है, जबकि मुसलमानों के लिए सूअर का गोश्त हराम और सूअर नापाक है। इस एक अफवाह ने मजहब और जात से बालातर होकर फौज में एक मुत्तहिदा गुस्से को जन्म दिया। अगरचे 1857 की बगावत को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसने एक काम जरूर किया। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के राज का खात्मा कर दिया और हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत की एक नई शक्ल की बुनियाद रखी। बगावत की शिद्दत ने लंदन में बैठे हुक्मरानों को ये एहसास दिला दिया कि अब एक तिजारती कंपनी हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क पर हुकूमत नहीं कर सकती। चुनांचे 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया और उसके तमाम इलाके, फौज और इख्तियारात बराह रास्त मलका विक्टोरिया के मातहत कर दिए गए। कंपनी का दौर ख़त्म हुआ और ब्रिटेनवी राज का दौर शुरू हुआ। तो आखिर में ये सवाल बचता है, कंपनी तो खत्म हो गई, लेकिन इसकी बनाई हुई सल्तनत कायम रही। जब एक मुल्क की बुनियाद इंसाफ और हुक्मरानी के उसूलों पर नहीं बल्कि कंपनी की बैलेंस शीट और मुनाफे पर रखी जाए तो उसकी मीरास क्या होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी सोचने की जरूरत है।